नमस्कार, बांसवाड़ा के सभी दर्शकों का बीबीसी राजस्थान की इस खास पेशकश में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा है आज और बेणेश्वर धाम जो वागड़ का प्रयाग कहा जाता है, वहां पे मेला लग रहा है। और माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर यह महामेला हर साल लगता है और बरसों से लगता आ रहा है। इस माघ मेले के बारे में जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो इस मेले के बारे में नहीं जानती। आपको ये भी बता दूं कि विश्व का आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी ये कहा जाता है। लेकिन ये वागड़ प्रयाग का मेला जो है वो एक अलग ही संस्कृति को लेकर के चलता है, एक अलग ही परंपरा को लेकर के चलता है। हमारे साथ में दीपक जी आचार्य हैं, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक रहे हैं और उन्होंने बहुत करीब से इस बेणेश्वर मेले को देखा है। आप डूंगरपुर में जनसंपर्क अधिकारी रहे, तब आपने बहुत ज्यादा इस मेले का प्रचार प्रसार भी किया है। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे इस बेणेश्वर मेले की उन बातों के बारे में जिनको आज के लोग नहीं जानते। क्योंकि एक परंपरागत मेले के बारे में जहां झूले लगे हों, दुकानें लगी हों, सारी चीजें हों, और एक असल परंपरा क्या है उस मेले की, कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्या गादी परंपरा है, उन सारे सवालों के जवाब आज हमें दीपक जी से मिलने वाले हैं। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज हमारा ये विशेष दिन जो है माघ पूर्णिमा का, और बेणेश्वर मेला लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई। जो बेणेश्वर का जो मेला है और वो संत मावजी महाराज थे, जी। त्रिकालज्ञ थे वो। और उनके बारे में कहा जाता है कि वे भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार थे। जी। तो उन्होंने जो अधूरी रासलीला थी वृंदावन की, वो यहाँ उनका आविर्भाव हुआ, तपस्या की और प्राकट्य हुआ। उसके बाद रासलीला शुरू हुई है, जो बाकी थी वो पूरी हुई यहाँ पे। उन्होंने यहाँ चौपड़े लिखे और उनकी तपस्या स्थली बेणेश्वर धाम रहा है। जी। तो मावजी महाराज जो थे वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनको इसका आभास हुआ और कैसे ये सारी प्रक्रिया हुई। मावजी महाराज का जो जन्म है वो दालम ऋषि थे साबला के, और केशर माँ थी उनकी माँ। जी। वहाँ हुआ था संवत 1771 में। जी। और उसके बाद से उनके जीवन में जो डिवाइन पावर थी, जो दिव्य शक्तियाँ थी, वो दिखने आरंभ हो गई थी। और घर वाले समझते थे कि ये ठीक है, एक पागल टाइप आदमी है। और उसमें प्रचलित भी था कि मावजी तो गांडो कहवाए महाराज। हम्म। जैसे खेत में अगर गए तो उन्होंने चुगने दिया चिड़ियाओं को, सारा ही हम्म। जैसे और संतों के बारे में आता है, हम्म। वो यहाँ भी था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, उन्होंने फिर जाकर तपस्या की, हम्म। अलग अलग गुफाओं में की। धौलागढ़, शेषपुर है, बेणेश्वर है, हरि मंदिर साबला है, और सुनैया पर्वत है वहीं ऊपर। वहाँ उन्होंने साधना की और 1784 में वो जब तपस्वी के रूप में बहुत सिद्धावस्था के साथ लौटे, हम्म। तो वहाँ उनका माना जाता है एक नया अवतार शुरू हुआ। जी। और उसके बाद से लोग उनके भक्त होने लगे। और आज मावजी महाराज के शिष्यों और अनुयायियों की संख्या लाखों में है। जी। तो वो क्या करते थे, ऐसा उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, कुछ उसके बारे में बताएं। मावजी महाराज उस समय मूलतः जो स्थितियां थी देश की, उस समय जो बुराइयां थी समाज में, अस्पृश्यता का माहौल था, और जो भी सामाजिक कुरीतियां थी, हम्म। उस समय उनको लगा कि मुझे अपनी जो दिव्य शक्तियां जो अर्जित की हैं, उनका उपयोग समाज के जागरण और उत्थान में करना चाहिए। तो जी। मावजी महाराज ने जो भी काम उस समय संभव थे, हम्म। वो उन्होंने किए। जी। तो मावजी महाराज ने सुना है हमने कि कई भविष्यवाणियां भी की हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो आज सच साबित हो रही है। तो उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, क्या है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में। मावजी के बहुत सारे 4-5 ग्रंथ हैं उनके। जी। सोम सागर, सोम माही, और उनका जो झाकम जाखम। का जो आपका त्रिवेणी संगम जल तीर्थ है, हम्म। वहाँ उसका अपने आप का एक डिवाइन पावर है वहाँ पे। हम्म। और उन्होंने बहुत सारे 4-5 चौपड़े लिखे। उनमें एक तो बाहर है जो अंग्रेज ले गए, और हम्म। यहाँ 4 चौपड़े हैं उनके, अलग अलग जगह पड़े हुए हैं। उन चौपड़ों में उन्होंने जो लिखा है वो विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, शरीर के चक्र हैं, योग है, धर्म ध्यान है, और अलग अलग जो भी एक जीव और जगत, उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो सारी उसमें है। तो भविष्यवाणियों के बारे में क्या कहानी है उनकी। भविष्यवाणियों के बारे में एक मावजी महाराज त्रिकालज्ञ थे। हम्म। तो उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां आजकल जनमानस में प्रचलित हैं। जी। और ये माना जाता है कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो प्रतीकात्मक थी, हम्म। जो यहाँ आकर बहुत सार्थक हो गई। और आज हम देखते हैं जैसे डोरिये दीवा बरे महाराज, यानी दिए हैं। उस समय कल्पना लाइट की नहीं थी,
वो डोरियों पर जलेंगे। तो आज देखें आप, वायर पर बल्ब जल रहे हैं, लाइट जल रही है, ये था। फिर था उनका कि पर्वत गरीने पानी हंसे, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजा महाराजा थे या जो सामंतवाद था, जो बड़े बड़े थे वो खत्म हुआ, लोकतंत्र आ गया, तो बड़े बड़े लोगों का पराभव हुआ। ऐसे बहुत सारी उनकी भविष्यवाणियां हैं। अब बहते पानी आवेगा, आवे महाराज, है ना, ऐसे बहुत सारी आपको चीजें मैं हैं। बता सकता हूँ। मैं जी मेरे पास मैं कलेक्शन किया है उनका। जी। तो उनकी जो भविष्यवाणियां आज भी सार्थक है। जैसे उन्होंने लिखा कि गऊ चोखा गरमा मले महाराज। उस समय तो ये था नहीं कि भाई तोल के देंगे, अब हाँ। तोल के मिल रहे हैं आपके पूरे। पर ये पानी वैसा से महाराज, यानी पानी उस समय प्रचुर दल था, तब कल्पना नहीं की थी किसी ने कि ये पानी बिकेगा। लेकिन हाँ, अब 1-1 लीटर पानी बोतल अब पी रहे हैं आप, पानी पी लोग। रहे हैं, राशन भी बिक रहा है। राशन पानी बिक रहा है, कई एटीएम पानी के हैं, और तो पानी जैसे नल है वो पानी बिक ही रहा है एक तरह से, है ना। और खारा समुद्र मिठड़ाओं से, तो समुद्र जो खारे मीठे हो जाएंगे, कई कई देश ऐसे हैं जहाँ समुद्र का पानी को मीठा किया जा रहा हाँ। है ना। बेटी ने तो बाप परण परण से, यानी कलयुग का इतना प्रभाव आ गया है कि कई सारे ऐसे विचार पैदा हो गए हैं जो उस समय देखने नहीं हाँ, मिलता। समाज में ये विकृति। विकृति आ गई, है ना। और बहू बेटी काम भरे और हम्म, सासू पिसना पीसेगा, यानी हाँ। बहू है। पहले जहाँ सास और बहू के संबंध बहुत अच्छे होते थे और आत्मीय संबंध थे, एक दूसरे के पूरक थे दोनों। और ये था कि सास काम बताएगी और बहू करेगी, ये तो एक आज्ञाकारी होती थी बहू। लेकिन उन्होंने पहले ही लिख दिया 300 साल पहले कि ये सास है वो को काम बताएगी बहू। तो इसलिए कहा गया उन्होंने कि बहू बेटी काम बारे सासू पिसना पीसेगा, है ना। ऊंच नो नीच था से, नीच नो ऊंच था से, यानी जैसे जो वर्ण व्यवस्था थी हाँ। उसका यहाँ बहुत ज्यादा कोई न कोई अब कोई न अस्पृश्य रहा है न कोई शूद्र रहा है। सभी लोग समानता, मानव जाति समान हो गई, स्त्री और पुरुष दो ही जातियां हैं। और सामाजिक समरसता का जो बिंब उन्होंने देखा अपने समय में, जी। वो एक बहुत बड़ी बात थी। और बहुत सारी चीजें उनकी है कि एक थाली में जमन जिमा से न रहे जाति नो भेद, है ना। और बड़द ने सर से भार उतर से, पहले हल जोतते थे तो बैल के सिर पे भार था, हाँ। अब वो ट्रैक्टर आ गए आपके, कई मशीनें आ गई, तो खेती उनसे होने लगी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बताती है कि बाबूजी महाराज ने जो उस समय देखा वो आज सार्थक हो रहा है। तो हमने ये भी सुना है कि मावजी महाराज ने कुछ विमानों के चित्र भी बनाए, या ऐसे कुछ चित्र भी बनाए हैं जो उस समय कभी कल्पना ही नहीं हुई किसी ने की, और बाद में वो सार्थक हुई। विज्ञान विज्ञान है जहाँ लोग समझते हैं कि विज्ञान सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म और धर्म, हमारे जो ऋषि मुनि और वैज्ञानिक थे, बड़े भयंकर वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया और खुद उन्होंने प्रयोग करके देखे, कई सारे आविष्कार किए। आज जो उन आविष्कारों को हम कहते हैं अंग्रेजों ने किए, विदेशों ने किए, तो वो हम ठीक नहीं मानते। महावीर की जो वाणियां हैं उनमें भी उनका वर्णन है, और महावीर की जो किताबें हैं, चौपड़े हैं, उनमें उनके चित्र हैं। उनमें चित्र ऐसे चित्र हैं कि जो बहुत ज्यादा रंगीन है, उनका कलर आज भी फेड नहीं हुआ है। अच्छा। बहुत ज्यादा शोक चटक चित्र हैं उनके महावीर जी के। तो ये माना जा सकता है कि महावीर जी ने जो कल्पनाएं की थी वो आज का युग उसके बिंब को दिखा रहा है। दिखा रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं फ्रांस के एक भविष्यवक्ता हुए नास्त्रेदमस। उनके बारे में पूरा विश्व जानता है, लेकिन मावजी महाराज जो हमारे बहुत बड़े संत रहे, और उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो सटीक और सही साबित हो रही है। तो मावजी महाराज की इन भविष्यवाणियों का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया, और क्यों ये इतना इस क्षेत्र तक ही सीमित रह गए? नोस्ट्राडेमस देखें या भविष्यमालिका, उनमें भी ये इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है। हमारे साथ दुर्भाग्य ये रहा वागड़ का कि भौगोलिक रूप से हम सारे देश से थोड़ा सा अलग रहे। बरसात के दिनों में हमारे 4-5 माह 6 माह तक हम कहीं जा सकते नहीं थे, नदियां इतनी थी, नाले थे। तो और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मीडिया यहाँ तक पहुंचा नहीं, मीडिया को पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी विलक्षणता भरी हुई है इस मिट्टी में, तो वो दूर रहा। लेकिन जैसे जैसे अब उजागर होता जा रहा है, अब लग रहा है लोग तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं कि भविष्यमालिका और मावजी, संत कबीर और मावजी, है ना, और नौस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी और मावजी की भविष्यवाणी, अब बहुत ज्यादा रिसर्च भी होने लगा इस पे, बहुत ज्यादा आगे भी आए लोग। क्योंकि पिछले दिनों मोदी जब आए थे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने मावजी महाराज के चोपड़े में अपने बारे में लिखी भविष्यवाणी का उल्लेख किया था, तो उसका पूरे देश में सारे मीडिया ने जो है उसको दिखाया था कि कैसे क्या लिखा है मावजी महाराज ने नरेंद्र मोदी के बारे में, कि गुजरात नो एक आदमी आवसे ने दिल्ली में राज कर से, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने।
तो वो उसके बाद में पूरे देश में मावजी महाराज को लेकर के और बेणेश्वर धाम को लेकर के चर्चा का दौर शुरू हुआ। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक कसक रहती है कि बेणेश्वर का इतना प्राचीन और इतना भव्य मेला, मतलब देश के मानचित्र पे क्यों वो पहचान नहीं बना पाया जैसे कि दूसरी जगह के मेले बना पाए? तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? उसका मूल कारण ये रहा कि यहाँ की जो खासियतें हैं, जी, एक तो यहाँ के लोग संतोषी हैं, उनको प्रचार में विश्वास नहीं है। जी। अब थोड़ा-सा परिवर्तन आया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मावजी महाराज और बेणेश्वर पर जो जानकारी आज समाज में या जनमानस में उपलब्ध है, हुँ, वो केवल 2% जानकारी ही है। जी, अभी 98% जानकारी दबी हुई है और उसको उजागर करने का काम मीडिया का है, यहाँ के बुद्धिजीवियों का है। यहाँ के साहित्यकारों को भी चाहिए कि वो इस बारे में अपन कलम चलाएँ अपनी और आगे आएँ। मतलब मेरा और ये मानना है, अगर मान लो इन जो खूबियों को उजागर किया जाए, तो आज ये पूरे वर्ल्ड का ऐसा डेस्टिनेशन बन सकता है जो स्पिरिचुअल भी हो और वैज्ञानिक भी हो। जी। क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हम्म, है, टापू बना हुआ बिल्कुल। है और माई, सोम और जाखम तीनों नदियाँ हाँ, वहाँ आकर के मिलती हैं। और वो जो आबू दर्रा जो कहा जाता है वहाँ पे, उसका क्या महत्व है? उसके नीचे कहते हैं कि कोई पुराना शहर भी है और कुछ लोगों ने, गोताखोरों ने उसको देखने की भी कोशिश की थी। अबुदरा के बारे में मानते हैं कि जब वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, जी, तो बलि ने जो 3 पग भूमि दान ली, जी। उस समय का है ये वर्णन पूरा। अच्छा। और वहाँ बलि का एक यज्ञ कुंड भी है। हुँ, और जो आबूदरा है उसके नीचे पिछले कुछ समय पहले गोताखोर भी आए थे। मेरे 1-2 मित्र भी गए थे वहाँ। उन्होंने अंदर जाके देखा तो अंदर एक विराट कोई महल की तरह है, जैसा द्वारिका का महल है। जी। ऐसा उससे कहीं अच्छा यहाँ महल इसमें लिखा हुआ है। लोगों ने लिखा भी बाद में और देखा भी गया कि हीरे जवाहरात भी हैं, स्वर्ण है, पलंग है और वहाँ बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि रोशनी चमकती हुई दिखती है उसको। जी। तो वो अबू दरा वहाँ का फेमस वो है, उसका जो गहराई अथाह है, हुँ, उसकी था आप नहीं पा सकते। लेकिन अंदर ही अंदर जो पूरा बेणेश्वर दिख रहा है, 444 बीघा का टापू है और जो नदियों का संगम तीर्थ है, उसके नीचे भी अंदर अंदर गर्भगृह में पानी के अंदर जाओ तो अंदर नीचे बहुत सारा विस्तार पसरा हुआ है। अच्छा। उस पे आज शोध की आवश्यकता है। जी। तो ये जो आबू दर्रे की बात कर रहे हैं हम, मावजी महाराज की बात कर रहे हैं, तो मावजी महाराज के बाद से फिर उनकी ये पीठ जो है वो शुरू हुई, माव पीठ। हाँ। और उसके बाद में फिर जो नए जो माव पीठ के या पीठाधीश्वर या जो पीठाधिकारी बैठते हैं, तो उनका चयन कैसे क्या होता है? मतलब उनका शिष्य बैठते हैं या कैसे क्या होता है उसमें? उसमें तो उत्तराधिकारी की परंपरा सुनी नहीं गई। जी। उसमें होता है कि जब कोई महात्मा यहाँ का पीठाधीश्वर दिवंगत होता है, हुँ। तो उस समय किसी जिस शख्स को कोई दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि वो उस पीठ पर बैठे, तो उसके अंदर ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं अच्छा। और फिर उसको लाया जाता है वहाँ। हुँ, फिर लोग निर्णय करते हैं, विद्वान संत महात्मा होते हैं और हुँ। तब जाके गद्दी पर बिठाते हैं उनको। अच्छा। तो अब तक कितने हो चुके हैं इस परंपरा ये में? जो अच्युतानंद जी महाराज हैं गोस्वामी जी, वो अभी 9वें पीठाधीश्वर हैं अच्छा। और उनके पहले बहुत सारे पीठाधीश्वर हुए हैं जो बहुत चमत्कारिक भी रहे हैं वहाँ। हुँ। जैसे उनमें जनकुंवरी थी, अच्छा, जो महिला भी बैठी है। महिला बेटी है और उनका भी उतना ही प्रभाव था। जनकुंवरी है, उदयानंद है, नित्यानंद है ना? बहुत सारे हैं। इनकी मूर्तियाँ भी हैं वहाँ पर हुँ। और वहाँ वक़्त माँ, मनु जी, देवी रूपा जी, साहू जी, उनकी मूर्तियाँ भी हैं, चरण पादुकाएँ भी उनकी पूजा होती है। हुँ। तो ये जो आप बता रहे हैं संत परंपरा जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, जनकुंवरी जी के बारे में हमने सुना था कि वो महिला हैं तो अंग्रेजों ने उसका कुछ विरोध किया और कुछ हुआ था, क्या हुआ था? उस समय माना जाता है कि अंग्रेज लोग आए, उनका एक महिला से कैसे बैठ सकती है? जब अंग्रेज़ों ने उनका दल देखा, तो उसके उनके दाढ़ी-मूँछें आ गई थी। अच्छा, हाँ, मतलब जब वो आए देखने के लिए तो आए उनके देखने दाढ़ी-मूँछें आ गई, तो वो तो काफ़ी अभिभूत हुए। अच्छा। तो अंग्रेज भी काफ़ी अभिभूत हुए और ये मावजी महाराज और उनके आज तक के जो महात्मा रहे हैं, पीठाधीश्वर रहे हैं, उनके चमत्कारों की बहुत सारी गाथाएँ हैं। तो अभी जो अच्युतानंद जी महाराज हैं, वो किस उम्र में उनको ये भाव आया है और किस उम्र में बने हुए? उनका 13-14 साल में भाव आया था ये अच्छा, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे पीठाधीश्वर बने, बल्कि बहुत बच्चे थे वो तो। तो वो कहाँ के थे, मूल क्या वो है उनका? मूल सरोदा के थे। अच्छा। सरोदा से उनको लाया गया। उन्होंने बाद में पढ़ाई किया, आचार्य किया और आगे पदवियाँ प्राप्त की और आज वो गोस्वामी अच्युतानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज उनके देश भर में लाखों करोड़ों भक्त हैं जो उनके भक्त हैं।
तो ये जो कृष्ण पीठ है या इसको माना जाता है, तो इसमें केवल मतलब सन्यासी लोग ही बैठ सकते हैं या सांसारी होते हैं, कैसे क्या अब तक इसका क्या महत्व है अच्युतानंद इसका? जी महाराज के पहले तक तो ये था कि इसमें केवल ब्रह्मचारी बैठते थे। अच्छा। इनके गुरु थे देवानंद जी, पहले हम्म। ब्रह्मचारी थे। लेकिन ऐसा कोई वो है नहीं कि कोई निर्णय नहीं है कि ब्रह्मचारी ही बैठ सकता है, अभी ये गृहस्थी है। हम्म। तो इनका जो अब जो यहाँ पे होता है, जैसे बेणेश्वर मूल पीठ कही जाती है या साबला हरि मंदिर? सावला हरि मंदिर है, मूल पीठ है, निष्कलंक संप्रदाय है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। जो कल अपना जो कल्कि अवतार होने वाला है, हम्म। कल्कि अवतार के बारे में आज संभल में बात चल रही है, या हाँ। और ये कल्कि बाबा के कह रहे हैं IIT बाबा महाकुंभ में। तो वो जिस कल्कि अवतार की बात करें, उस उन कल्कि अवतार की पूजा यहाँ सदियों से हो रही है, उस मूर्ति की। जो उनको आज जो कल्कि पुराण में लिखा हुआ है, जो उनका वेशभूषा होगी, जो उनका कलेवर होगा, क्या करेंगे, वो सारा उसमें लिखा हुआ अच्छा, है ना। मैं उसी विषय पे आ रहा था। तो ये जो निष्कलंक पीठ है या निष्कलंक जो संप्रदाय है, हाँ या ये जो है, तो वहाँ जो मूर्ति कही जाती है घोड़े पे बैठी हाँ हुई हाँ कल की भगवान की, हाँ तो ये भी माना जाता है कि उसका पैर जिस दिन जमीन को छू हाँ। जाएगा, तो क्या कहानी है उनका उसके एक पीछे? पैर उठा हुआ है। ये जी। माना जाए जिस दिन वो पैर जमीन पर झुक जाएगा, छू जाएगा, तब कलयुग आ जाएगा, मतलब अच्छा, प्रलय मतलब ये टाइप हो जाएगा। प्रलय टाइप हो हाँ, जाएगा, और फिर उसके बाद में ये कल की भगवान और वो उनका सब कली का जो है वो कलयुग युद्ध वगैरह प्रादुर्भाव पूरा होगा होगा। उनका। तो संभल की जो कहानी है, जो हम्म। संभल इन दिनों काफी फेमस हुआ और वहां पे कल की पीठ भी कही जाती है, तो ये किस तरह से जोड़ता है इसको बेणेश्वर का ये जो माओ पीठ है निष्कलंक एक्चुअल में परमेश्वर? ये जो कल्कि अवतार के बारे में हिंदुस्तान में कई जगह ऐसा माना जाता है। जैसे आपके कई सारे महात्मा कहते हैं हमारा मंदिर है, कल्कि धाम है एक, हम्म। है ना, जी। और संबल का है। हम्म। ऐसे कई जगह है, लेकिन हमारा जो ये उस समय कोई पता था ही नहीं कि संबल में है क्या है। उसमें लिखा है कल्कि पुराण में कि संबलपुर में होगा, पर अपने जो प्राचीन नाम थे उस समय कुछ अलग थे, आज अलग थे। तो कल्कि अवतार होगा, उसका सारा जो वर्णन किताब चौपड़ों में है वो है। उसमें लिखा है जी। कि सब देवन का डेरा उठ से, निष्कलंक का डेरा रह से। अच्छा। मतलब सभी देवताओं का डेरा उठ जाएंगे और निष्कलंक का डेरा रहेगा, है ना। हम्म। धोलागढ़ ढोल की वागे महाराज, बेणेश्वर बेण को रसा से महाराज, दिल्ली तंबू तनाए महाराज, चित्तौड़ ऊपर सोरी सितराए महाराज, मांडवगढ़ मांड्यो रोपाए महाराज, तलवाड़े तोरण बंधाए महाराज, जती ने सती ने साबरमती त्या होते होसे सूरानो संग्राम, कांकरिया तरावे तंबू तना से महाराज, बत्री हाथ नो पुरुष प्रमाण, पेला पेला पवन फरुख से नदिये नहीं होवे नीर, उत्तर दिशा थी साहेबो आवसे, हम्म। धरती माँ तेरे हेमर हाल से, सूना नगरी बाजार, लक्ष्मी लुट से लुकतणी, तेनी बारे ने बोमे देव रे, केट लाख खड़क से हर से, केट लाख मर से रोगे रे, हम्म। हरे भाई स्त्री शृंगार संजसी ने मंगल गावो मेघ रे, परना नर सुप्रीत तोड़े और करे नर आदि नरे। तो ये उन्होंने कहा कि क्या क्या होगा कलयुग में, किस तरह हम्म। व्यभिचार होगा, किस तरह से संग्राम होगा, किस तरह से कोई बीमारियां आएंगी, वायरस आएंगे, रोग आएंगे। और ज्योतिष में भी कहा गया है, भविष्यवाणी, कि आने वाले जो 2 4 5 साल हैं वो वायरस के भी हैं, रोगों के भी हैं, हम्म। दुर्घटनाओं के हैं, दंगों के हैं। तो ये विषमता आएंगी और पूरे देश में आएंगी, विदेश में आएंगी। आपकी आवाज में ये सुनना बड़ा आनंददायक रहा। बहुत आनंद आ गया। तो ये जो इन मावजी महाराज जो भविष्यवाणियां कर गए हैं या कर गए हैं, तो ये जो माओ पीठ की जो परंपरा चली आ रही है, हम्म। तो इनका मूल काम क्या होता है? इस पीठ का क्या इसको आदिवासियों का मेला या इसको वनवासियों का जो प्रमुख त्योहार कहा जाता है? वो वनवासियों को इसलिए कहा जाता है कि अपना जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है और आसपास का आदिवासी इलाका है, उसमें ज्यादातर आदिवासी हैं, जी। इसलिए आदिवासी ज्यादा जाएंगे, इसलिए आदिवासी कुंभ कहा गया है। लेकिन हम्म। है तो ये धर्मावलंबियों का कुंभ है, जो जी। सनातन धर्म के लोग हैं, हम्म। उनका ये कुंभ है। और हम्म। हम तो मानते हैं कि जो संपन्न लोग हैं वो प्रयागराज महाकुंभ जा सकते हैं, जी। कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो विपन्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो प्रयागराज बेणेश्वर धाम ही है, हम्म। और इतनी ही मान्यता है उसकी, जी। है ना। तो ये जो पूरी परंपरा है और ये इतना पुराना इतिहास है इसका, इतना विशद इसमें वर्णन किया गया है, तो इसको लेकर के पर्यटन विभाग और राज्य सरकार इसके डेवलपमेंट को लेकर के क्या कर रही है? आप जब रहे उस समय क्या क्या काम हुआ और क्या होना चाहिए था और कितना सही ये सफल हुआ है अभी तक? देखो इसका जो मूल बेणेश्वर और माव संप्रदाय, उनका जो मूल है हम्म। वो जीवन में मानवता और प्रेम पर आधारित है।
जी। मतलब इनका मूल जो सबसे पूर्ण पहला मोटो है उनका मानवता और प्रेम। तभी उनका जो उद्बोध वाक्य है वो है कि प्रेम तू ही ने प्रेम स्वामी, प्रेम त्या परमेश्वरो। मतलब प्रेमी तू है, प्रेमी स्वामी है, और जहाँ प्रेम है वहीं परमेश्वर है। जी। तो आप मना रहे हो वैलेंटाइन डे और ये सब, हालांकि माघ महीने में होता है, माघ पूर्णिमा चरम यौवन पे होता है। तो माघ पूर्णिमा ये मदनोत्सव कहा गया है इसको पुराने समय में, और माघ महोत्सव इसी समय होता है। जी। और ये पूरा जो माघ महीना है वो शुरू होता है वसंत पंचमी से लेके और माघ पूर्णिमा तक इसका प्रभाव रहता है। और मदनोत्सव कहा गया है, और रति और कामदेव को प्रिय है अच्छा। ये माह। आज वैलेंटाइन डे को आप देखो वो तो पुरानी नहीं अवधारणा है। अपने जो पूर्वज थे उन्होंने तो इस वासंती उल्लास के लिए एक मेला ही पूर्वज दिया। और वसंत पंचमी से लेके और सारा सब जगह प्रकृति भी एकदम मस्त मस्त होती है। बिल्कुल। तो ये पूरा मेला प्रेम का मेला है। तो ये जो वहाँ पे प्रेम और इसकी परंपरा वहाँ पे है, उनका जो मूल उद्देश्य इस पीठ का जो है वो प्रेम को लेकर के है, माधुर्य को लेकर के है। तो वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी परंपराएं जो है वो आदिकाल से चली आ रही हैं जब से पीठ बनी, और जो अब लुप्त होती जा रही है, या ऐसा हो रहा है? देखो बेणेश्वर जो मेला है वो अपने जो ये संस्कृति है वागड़ की संस्कृति और लोक जीवन से सीधा जुड़ा मेला है। जी। बेणेश्वर मेले में वो हर चीज उपलब्ध है जो एक वागड़ के आम आदमी की गृहस्थी और जीवनचर्या के लिए जरूरी है। बेणेश्वर पहले खरीदारी का होता था, वहाँ जो भी आवश्यकता होती साल भर की वो ले आते थे। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो लोग बेणेश्वर में जाके मटके खरीद के लाते हैं और उन मटकों का उपयोग गर्मी में करते हैं। दूसरा, गन्ने की फसल होती है। अच्छा। तो ये माना जाता है कि गन्ने का जो रस है मधुर है वो। तो माधुर्य कारण से प्रिय होता है सबको। गुड़ है तो गुड़ है, गन्ना है, ये सब मधुरता लाते हैं जीवन में। तो जो लोग किसान लोग हैं वो गन्ने की फसल वहां चढ़ाते हैं महावीर जी महाराज के साक्षी में कि भगवान या आप इसको स्वीकार करें, उसके बाद उसका यूज करते हैं शुरू। तो एक्चुअल में जो बेणेश्वर धाम है वहाँ पे मंदिर जो बना हुआ है वो मंदिर किसका है, और क्या वहाँ पे प्रतिमाएं हैं, और मूल क्या जो मंदिर है जी। वो राधा कृष्ण मतलब महावीर संप्रदाय का माने तो मूल जो मंदिर है वो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ। अच्छा। है ना, जो हरि मंदिर है वहाँ महावीर साबला में, और इधर राधा कृष्ण मंदिर है। अभी उसका बहुत अच्छा विकास हो गया और विराट स्वरूप ले लिया उसने। और एक मंदिर है जो शिवालय है, बेणेश्वर शिवालय। अच्छा। वो है आपका उस पे पहाड़ी पे। जी। ये एक लोगों का मान्यता है कि बेणेश्वर शिवालय स्वयंभू है, लेकिन इस बारे में मैं नहीं मानता, क्योंकि एक महेश पुरोहित थे जो उन्होंने बहुत शोध किया और उन्होंने बताया कि किसी राजा के समय उसको खुदाई हुई थी और वो मिल गया था। बेणेश्वर शिवालय स्वयंभू नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे वो शिवालय के लिए भी जाते हैं बेणेश्वर धाम हाँ, में, लोग और जो वहाँ आता है वहाँ शिवालय में तो जाते ये हैं। जो आप जो उसका क्षेत्रफल बता रहे हैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और पहले तो बारिश के समय में बिल्कुल टापू जैसा बन जाता था, क्योंकि हमने 2004 में देखा है जब भारी बारिश हुई थी तो केवल वो महादेव जी का शिखर दिख रहा हाँ, था, बाकी पूरा डूब जाता है वो वहाँ पे। तो हर साल बारिश में ये होता ही है वहाँ पे। तो इसके बावजूद भी वहाँ की जो चीजें हैं सारी बची रहती हैं, और इसका कोई प्रभाव भी देखते हैं हम, जैसे मेले के बाद में अचानक वहाँ पे वो हवा चलती है कुछ ऐसा, तो उसका क्या किस्सा है? देखो पहले क्या था कि बरसात के बाद ये मेला माघ में शुरू होता था। अभी जी। चारों तरफ पानी होता था और पहले इतना भयंकर जंगल था वहाँ कि जंगली जीव भी थे। जी। तो पहले जब माघ का मतलब माघ स्नान शुरू होता है माघ महीने की शुरुआत से, तो उसके पहले वहाँ माघ स्नान जब होता है तब वहाँ नगाड़े बजते थे। अच्छा। और नगाड़े बज बात के संकेत थे कि आप जो नहाना चाहते हैं आना चाहते हैं आ जाएं। और फिर शाम को फिर बजते थे ताकि लोग चले जाएं, वहाँ रह सकते थे लोग, है ना। तो उसमें ये था कि उस पूरे इलाके में मतलब आप कहें कि एकदम एकांत था, केवल वन्य जीव थे बहुत सारे, हरियाली जोरदार हरियाली थी। अब इसमें कई सारी परंपराएं हैं, जैसे लोग वहां पर पानी में नहाते हैं। महाराज जैसे आज शाही स्नान कहते हैं, माघ पूर्णिमा को दोपहर में 2 11 12 बजे आते हैं। वो आबूदरा उनको लेके जाते हैं, 2 पालकी आती हैं साबला से, और आबूदरा जो संगम का तीर्थ का मुख्य केंद्रीय स्थल है वहां ले जाते हैं।
वहां महाराज 5 नारियल लेते हैं, श्रीफल, अच्छा। और उनको मन भगवान मावजी महाराज और जो उनके पुराने पीठाधीश्वर हैं या परवर्ती, उनका भगवान का सबका स्मरण करके वो 5 नारियल पानी में उछालते हैं। अच्छा। अब जब पानी में उछालेंगे, चारों तरफ स्नानार्थियों की और भक्तों की भीड़ होती है, वो एकदम लपक पड़ती है नारियल को लेने के लिए। अच्छा। और लोगों को जिनके हाथ आ जाता है नारियल, वो ये मानता है कि मेरा भाग्य खुल गया, तो इतने भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। तो ये परंपरा भी तो है। ये जो मेले के बाद में जो बारिश होती है उसका, मेले के बाद में जैसे मेला आपका शुरू होता है माघ शुक्ल 11 से जया एकादशी को, 5 दिन चल के फिर मुख्य मेला हो जाएगा पूर्णिमा को, वो चरम यौवन पर रहेगा, फिर धीरे धीरे उतार पर आएगा, और माघ कृष्ण पंचमी अमान पद्धति के हिसाब से अपने यहाँ की वागड़ की, उस दिन मेला खत्म हो जाता है। अच्छा। मेला खत्म होने के बाद सेकेंड डे जोरदार हवाएं चलती है। अच्छा। ये मैंने देखा है कई वर्षों से, मतलब बड़े तेज हवाएं चलेंगी, तो जो कचरा होगा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा। और एक दिन बाद फिर हल्की सी पानी की फुहार गिरती है, मतलब उसको पवित्र कर देती है जगह को वापस। हाँ। और मेला जो हो जाता है उसके बाद 2 दिन बाद मेला लगता है अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद में? हाँ, सुने वहाँ सरखेज में। अच्छा। वहाँ फूलों का मेला लगता है, और वहाँ जो लोग भक्त भाग लेते हैं उनको फलों का प्रसाद बांटा जाता है। तो वहाँ की क्या कहानी है? वहाँ की कहानी है कि मावजी महाराज का वहाँ भक्त थे वहाँ, तो देहावसान के बाद उनका शव था वहाँ। अच्छा। वो जब लोगों ने विरोध किया, उनका देहावसान वहाँ हुआ? मतलब बताते हैं उनमें जो कथा उन्होंने लिखा है, तो ये था कि 5 फूल रह गए। मुस्लिमों ने कहा कि पीर है, उन्होंने कहा हमारे वो हैं, तो फूल रह गए वहाँ, तब से वहाँ फूलों का मेला लगता है। अच्छा। फिर उनका जो दाह संस्कार तो हुआ शेषपुर धौलागढ़ के पास। अच्छा, शेषपुर अपने शेषपुर। सलूम्बर के हाँ, पास में जो स्थित है वहाँ पे। वहाँ समाधि है उनकी। अच्छा, शेषपुर में समाधि है उनकी। तो ये जो पूरी परंपरा है और इसको लेकर के, और काफी सालों से मतलब कि इसको राष्ट्रीय पर्व या अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी नाम दिया गया, ये दिया गया, तो इसको इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं मिला? या इसको लेकर के क्या कोई विवाद रहा या कोई कुछ ऐसा रहा? क्यों ये मतलब कि पर्यटन विभाग क्या करता है इसको लेकर के, थोड़ा सा ये बता। विभाग कुछ करता नहीं, ये ठीक है। अब ये समस्या एक और हो गई कि इस मेले को लोग मानते हैं केवल डूंगरपुर जिले का मेला है। अच्छा। बांसवाड़ा का तो केवल आंशिक है, 10% मानते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा का हिस्सा 10% आता है। होना ये चाहिए था शुरू से ही कि बेणेश्वर मेला, चूंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के जिलों का है, तो बेणेश्वर मेला विकास प्राधिकरण बना के और 3 सारे जिलों की भागीदारी हो, और एक कमेटी बने, वो एक पावरफुल कमेटी हो, उसके माध्यम से सारा काम हो। अभी क्या हो रहा है कि बेणेश्वर की जो धार्मिक परंपराएं हैं, माघ पूर्णिमा का स्नान है, जप है, मुंडन है, अस्थि विसर्जन है, वो मूल था। पर्यटन विभाग ने क्या किया कि पर्यटन विकास के लिए सरकार के अधिकारियों ने भी ध्यान दिया नहीं, और सरकार का जो फोकस रहा वो पर्यटन विकास पे रहा। अच्छा। तो सरकार ने क्या किया कि उसको समझा कि इसको कैसे भुनाया जाए पर्यटकों के हित में, मतलब परंपराओं को दरकिनार कर दिया, उनको गौण मान लिया। अब उन्होंने क्या कि और वो पर्यटक भी ये कौन मानते हैं, देशी पर्यटक नहीं मानते। अच्छा। ये इनको मानते हैं कि विदेशी पर्यटक आएंगे तो हमारा मेले का आकर्षण बढ़ेगा या खूबसूरती दिखेगी और इनकम आएगी। उस चक्कर में चंद या ना 10-20-25 विदेशी पर्यटकों के लिए पूरे मेले को इन पर्यटन विभाग ने और सरकार ने हाईजैक कर दिया। अच्छा। उसका नुकसान क्या हुआ कि पर्यटन विभाग खाली वहाँ पे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है, और वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका जो वागड़ में समृद्ध परंपरा साहित्य की, हाँ, रास को आप दिखा सकते हो आप मंच पे। बिल्कुल। और बहुत सारी परंपराएं यहाँ पे है ना, मतलब अपने यहाँ कम से कम 50-60 ऐसे गीत हैं, लोक नृत्य हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हो। इससे यहाँ कलाकारों को संबल मिल सकता है। लेकिन पर्यटन विभाग बाहर से कलाकारों की टीम लाएगा, वेस्ट जोन कल्चर से ले आएगा और कल्चर सेंटर से ले आएगा, और फिर करेंगे, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि लोकल कलाकार जो है उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाता। और हमको आवश्यकता क्या है, हम जो भक्त हैं यहाँ के, हमको तो हमारी धार्मिक परंपराओं से मतलब है जी। और दूसरा एक आश्चर्य बताऊं आपको कि जो मेला स्थल का जो सांस्कृतिक केंद्र है, जो मंच है जहाँ पर ये प्रस्तुतियां करते हैं, वो उसके सामने मैदान है और उसके ठीक सामने मेला अधिकारी का ऑफिस लगता है। पूरे मेला क्षेत्र में
मुख्य मेला स्थल पर केवल एकमात्र वही एक स्थान है जहाँ लोग विश्राम कर सकते हैं। अच्छा। तो सामने तो चलता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिन भर से लोग थके हारे होते हैं जी। मेले के क्रियाओं से, और वो सोते हैं बीच में। हम्म। और इधर मेला अधिकारी का, तो बीच का सारा पंडाल सोया रहता है। कुछ लोग हो सकता है जो चलते फिरते लोग हों, अधिकांश लोग वहाँ केवल विश्राम के लिए आते हैं हाँ, और ये समझते हैं कि हमारे कद्रदान है, देखने के लिए आए। देखने के लिए आए, जबकि ऐसा नहीं होता। जी। तो पर्यटन को, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि बेनेश्वर मेले को पर्यटन से मुक्त रखा जाना चाहिए। हम्म। पर्यटन विभाग को करना बाद में करे वो, हाँ, है वो ना। भी, और इसका प्रचार प्रसार, इसकी मूल परंपराएं हैं उसको जीवित रखते हुए करें, नहीं, उनको और मूल पड़ी नहीं, परंपराओं का प्रचार करें तो उनको ज्यादा उसका लाभ मिल सकता है। उनको पड़ी नहीं है ना। दूसरा, सरकार में जो अधिकारी हैं जी। उनका विजन नहीं है, हाँ, है ना। आपने मरु महोत्सव भी देखा है बहुत करीब से, आप उस इलाके में भी रहे हैं। आपने बेणेश्वर मेला भी देखा है, आपने घोटिया आंबा मेला जो अब आने वाला है वो भी आपने देखा है। तो ये मरु महोत्सव से किस तरह अलग है? वहाँ तो इतना उसका प्रचार प्रसार हुआ और आज देश विदेश में जाना जाता है, और वहाँ पे परंपराएं भी बची हुई हैं, और मेला भी इतना फेमस है। तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप इन चीजों में? मैंने तो राजस्थान कितने सारे मेलों का कवरेज किया, और बेणेश्वर है, मरु महोत्सव का 10-10 बार कवरेज किया, जी। 10 साल तक। इसमें मूल कारण क्या हुआ, जैसलमेर में जो मरु महोत्सव लगता है, वहाँ सोनार किला है। जी। वहाँ के लोगों ने या सरकार ने ये देखा, पटवा हवेली है वहाँ पे, हम्म। कुलधरा है, ऐसे जो प्राचीन स्थल हैं, स्मारक हैं, उनका उन्होंने विकास किया। जी। अपने वागड़ अंचल में ऐसे कम से कम 2000 स्थान है, हम्म। जिनका अगर आप पुरातत्व के हिसाब से आप करोगे, आप एक सर्किट बना एक कर सर्किट पूरा। बना करोगे और विकास करोगे, तो यहाँ भी उनका उतना बहुत ज्यादा आकर्षण है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं। और आप देखो, देवस्थान की स्थिति यह है कि जो मंदिर हैं उन पे कब्जे हो रहे हैं, अच्छा। और बहुत सारे मंदिरों पे कब्जे हो गए, उनका परिक्रमा स्थल तक नहीं है, हम्म। है ना। और जैसे शहर विलास है, अच्छा हो सकता है आपका व्यू पॉइंट है शहर विलास, जी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको आप ध्यान दे नहीं रहे हो। मरु मरु महोत्सव इसलिए, वहाँ 3 चीजें हैं। जी। एक तो वहाँ डेजर्ट है, हम्म। तो सम और खूड़ी में डेजर्ट सफारी है। हाँ। तो सफारी के नए नए तरीके हैं, कि अमल सफारी है और है, तो उनमें इंटरेस्ट लोगों का। दूसरा, वहाँ एक सीमा पर है वो, तो सीमा देखने का भी लोगों को चाव रहता है कि सीमा जी। पे कैसे काम होता है, हमारे सैनिक कैसे रहते हैं, कैसी बाड़ बंदी है। तीसरा, स्मारक हो गया आपके। तो ये इन कारण से लोग आते हैं, और वहाँ मनोरंजन है, वो एक पार्ट है वहाँ। जी। वो जो लोग आते हैं उनके मनोरंजन के लिए उनको करना पड़ता है। हम्म। वहाँ भी लोकल लोग बहुत है, जी। लेकिन वहाँ भी लोकल लोग को उतना लाभ नहीं मिल पाता। नहीं, लेकिन अपने बांसवाड़ा में भी देखे हैं या डूंगरपुर में देखे हैं तो पहाड़ हैं जहाँ पे जिप लाइन हो सकती है, ट्रैकिंग हो सकती है, नदियाँ हैं जहाँ पे राफ्टिंग हो सकती है, नौकायान दौड़ हो सकती है, जो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी चीजें तो बांसवाड़ा में भी हो सकती हैं, और बांसवाड़ा के अंदर तो ये चेरापूंजी कहा जाता है, राजस्थान का हट सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहा जा सकता है, चाचाकोटा जैसे टापू वगैरह हैं। तो इसको पूरा एक इस मौसम में जो है वो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जा सकता है। तो क्या आप सोचते हैं क्या प्लान होना चाहिए सरकार का, और कैसे काम करना चाहिए? इसको बागड़ का एक प्लान अलग से बनाना चाहिए। और आप, बागड़ को इन्होंने, सरकार ने उपेक्षित मान रखा है, जी। पर्यटन विभाग ने खास करके। तो यहाँ उनको पहले सूचीबद्ध करना चाहिए किन किन स्थलों को हम प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ के अधिकारियों का विजन भी होना चाहिए। हम्म। इन अधिकारियों का क्या है, केवल एक मात्र टाइम पास रह गया है यहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए। जी। उनका विजन होना चाहिए, लोकल और टच होना चाहिए, और एक पूरा प्लान बने। क्योंकि यहाँ आपके पास क्या नहीं है, पानी है, प्रचुर पानी है। हम्म। जो पंच तत्व हैं, जी। जो जीवन और जगत को पुष्ट करते हैं, आपका यहाँ सूर्य है, हम्म। सौर ऊर्जा अच्छी यहाँ पे, विंड है यहाँ, हम्म। हरियाली है, फसलें हैं, कृषि है, क्या नहीं है, लोक संस्कृति यहाँ की। सही है। यहाँ की बागड़ की जो भी चीजें हैं, आप ओवरऑल देखें तो केवल 10% चीजें ही उभर के बाहर आई है, हाँ। बाकी सारी दबी हुई है। और ये काम मीडिया को भी करना चाहिए, यहाँ के बुद्धिजीवी करना चाहिए, यहाँ के साहित्यकार होना चाहिए। और ये स्थायी काम नहीं हो रहा है यहाँ, जी। वो होना चाहिए। वो भी, और दूसरी बात, एक चीज कमी हमें ये भी लगती है कि लोकल टैलेंट जो है अपना, उस लोकल टैलेंट को भी इनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। तो जो बाहर के लोग आते हैं वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन लोकल टैलेंट और लोकल कमेटी बने या उसको लेकर के काम करें, तो इसके बारे में क्या सोचना है आपका? देखो, एक सार्वजनिक सत्य है
कि लोकल टैलेंट अगर शामिल होगा हम्म, तो वो जो पूर्वाग्रही और दुराग्रही लोग हैं हम्म, जिनके अपने बिजनेस मकसद है हम्म, वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, आप बांसवाड़ा में देखो आज कि जो परंपराएं थी अपनी पुरानी, जी, जैसे श्रावण मास है, हम्म, श्रावण मास में आप पहले लोग मंदिर जाते थे, अभिषेक कराते थे और भीड़ रहती थी मंदिरों में, हम्म, खत्म हो गई। अब आपकी कांवड़ यात्रा आ गई तो उसमें लोटे चाहिए, हम्म, सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो नया धंधा शुरू हो गया, ये सारी चीजें, है ना। तो जो लोग व्यवसायिक मनोवृत्ति के लोग हैं वो घुस गए हैं धर्म में हम्म, और वो ठेकेदार हैं वो। उस कारण से धार्मिक समस्याओं का बिल्कुल बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बेणेश्वर मेले की, उनकी परंपराओं की, और जो आज के दौर में बेणेश्वर मेले को लेकर के और जो चर्चाएं हैं, वो या जो पुरानी पीढ़ी जो जानती है लेकिन नई पीढ़ी जो है इससे पूरी तरह से अनभिज्ञ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे बेणेश्वर मेले को या हमारी वागड़ की जो संस्कृति है उसको आगे लाया जा सके विश्व पटल पे। तो दीपक जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें काम हो सकता है। इसमें और कुछ है अपन हम्म, चर्चा? देखो बेणेश्वर जो तीर्थ है ना, उसका इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया है। जी, आज क्या हो गया है कि विकास धर्म के नाम पे केवल शोरगुल है जी, और ढांचे बना देने हैं। हम्म, अभी आप अगर ड्रोन शॉट लें बेणेश्वर से तो लगेगा कोई कोई खंडहर की तरह, मंदिर को छोड़ दो आप मंदिरों को, तो लगेगा कि किसी ने धर्मशाला बना ली, कोई हम्म, खांचा पकड़ लिया, कोई क्या पकड़ लिया, है ना। मतलब एक व्यवस्थित विकास व्यवस्थित नहीं है। विकास नहीं हुआ। हम्म, जिस इन्होंने क्या किया कि हर व्यक्ति चाहता है, हर समाज चाहता है कि हमारा वहाँ आधिपत्य रहे। आधिपत्य रहे। और कितना काम आता है, केवल मेले के टाइम काम आता है, या बराबर। उनका कोई परिचित कोई मर गया हो या कोई काल सर पूजा कराने तब होता है। हम्म, होना ये चाहिए था कि आप निर्माण कार्य करें तो वो जो मूल बीघा, जो 454 बीघा टापू है उसको हम्म। छोड़ के वो बाहर करें आप। तो ये पूरा सरकार के कब्जे में है इसलिए ऐसा हो रहा है, हाँ, वहां की कोई एक विकास समिति अलग होनी से नहीं चाहिए, है? नहीं अलग अलग समितियां हैं वहाँ। और अच्छा। दूसरा, आप देखो कि पानी वहाँ है, हम्म, सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पूरा बेणेश्वर को एकदम ग्रीन वृक्षारोपण से भरपूर इलाका होना चाहिए था, जी। तो उसका अलग लुक आता। और वहां पे घाट बन सकते थे हाँ, अच्छे अच्छे घाट पूरे बन सकते थे। चारों तरफ किनारों पे, और लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती थी घाट क्या, वहां। जब से आपने निर्माण काम शुरू करा है हम्म, तो उन्होंने उनको देखना चाहिए था कि इतने सारे लाखों लोग आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, तो उनको जो घाट की चौड़ाई बराबर रखनी थी उनको। जी। इन्होंने क्या किया कि जमीन मिट्टी उठा उठा के और रख दी, तो वो जो बैन केंद्रीय स्थल था वो कम हो गया वो, हम्म, और गहरा हो गया वो, है ना। तो वो उनको एकदम सफाई करनी चाहिए और पूरा उथली चीजें होनी चाहिए, जैसे कुंभ में है अभी, हाँ। ऐसा होना चाहिए था। तो वहां तो अभी ये हाई लेवल पुल भी बन रहे हैं, सारे हाँ, वहां से रास्ते निकल रहे हैं। वो बने, वो कुछ भी करें वो, लेकिन ये ध्यान रखें कि लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनका उनकी सुविधा भी हो वहाँ। जी। लोग पहले वहाँ आते थे, वहाँ वहाँ अस्थि विसर्जन कर दिया उन्होंने, और मुंडन कराया, तर्पण किया, कुछ भी किया, और फिर भोजन वहीं पकाते थे। वो अपना हम्म, अलग आनंद, जंगल में मंगल का आनंद था अलग, हाँ। वो खत्म हो गया। आप शोरगुल देखो आप, ये मेले में, मेले के नाम पे इतनी डीजे चलता है, शोरगुल होता है पूरा। जी। तो ये वहां पे तो मैंने देखा था पहले कि मतलब बेणेश्वर में कई बार जो है वो स्नान करने के लिए भी पानी नहीं बचता गर्मियों हाँ, में। नहीं बचता था। तो एनीकट जैसा उन्होंने बनाया वहां पे ताकि पानी रहे वहां पे। लेकिन अब उसकी भी गंदगी और वहां पे इतना साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने से पूरा हालत खराब हो जाती है। उनको मशीन लगानी चाहिए जो उनको सफाई करे वहाँ, जी। वो मशीन नहीं है वहाँ। और आप लगातार देखो, पिछले 30 साल पहले का बेणेश्वर देखो, हम्म, कितना बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ था, नदी थी, नदियां फैली हुई थी पूरी, अब तो वो संकीर्ण हो गया वो। संकीर्ण हो गया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो समाज की है, ये हमारे अपनी इतिहास है, हमारा अपना मेला है। तो समाज के लोग मिलकर के इसके लिए आगे आवे। मतलब सरकार और निजी क्षेत्र के लिए दे देना ये कोई समाधान तो है नहीं इसका, कि भाई निजी क्षेत्र को दे दो, फिर वही होगा कि वहां पे कई तरह की फीस लगेगी, कई तरह के चार्ज लगेंगे। अगर समाज के बीच से लोग निकल करके कोई समिति बनाए, कोई कमेटी बनाए या कोई ऐसा संगठन बनाए जो बेणेश्वर के विकास के लिए उसको मेंटेन रखने के लिए वहां पे काम कर सके, तो हम अपने इतिहास को भी बचा पाएंगे, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचा पाएंगे, हम अपने गौरव को बचा पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण भी पेश करके जाएंगे। दीपक जी, बेणेश्वर का जो ये मेला है, और कहा जा मतलब यहाँ पे कई तरह के राजनेता तो आते ही हैं, जैसे राहुल गांधी भी यहाँ आके गए, सोनिया गांधी भी आके गई, नरेंद्र मोदी भी आके गए। मतलब आदिवासियों के वोट के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे नेता आते हैं।
लेकिन इसका कोई ऐसा इतिहास भी है जब कोई नेता इसके विकास को लेकर के और किसी ने सीरियसली काम किया हो, या किसी नेता का कोई इतिहास रहा हो? मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, जी। तो उनकी अस्थियां विसर्जन की गई थी, अच्छा। और वो दिन था 12 फरवरी का। अच्छा। तो पिछले, मतलब उनके बाद से लगातार हम्म। जो गांधीवादी थे दोनों हम्म। जिलों के, जी। उनका भी एक कुंभ जुटता था 12 फरवरी को, एक ही दिन। अच्छा। वो रात को इकट्ठे होते हैं 11 को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के गांधीवादी। हम्म। कुछ लोग बाहर से भी आते थे जी। जो कट्टर गांधीवादी थे। आजकल तो गांधीवादी रहे कहाँ। हम्म। तो वो आते थे वहाँ, उनकी सभा होती थी वहाँ। सभा में संकल्प लेते थे वो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और गांधी जी को श्रद्धांजलि देते थे वो लोग, स्मरण हाँ। करके। और सूत की गुंडी का यज्ञ करते थे, अच्छा। यज्ञ करते, सूत गुंडी चढ़ाते थे। और गांधी जी के पूरा दिन, 12 फरवरी का दिन, वो याद करते जब उनकी अस्थि विसर्जन हुई थी, अच्छा। उसको याद करके, और समर्पित था पूरा। लेकिन मैंने भी पूछा अभी 1-2 दिन पहले, तो किसी गांधीवादी ने कहा पिछले कुछ साल से बंद पड़ा है, अच्छा, तो ये परंपरा भी धीरे धीरे वहां पे खत्म हो गई। बंद हो गई, जो गांधी गांधी मेला जी की का। मृत्यु के बाद में हाँ शुरू हुई थी। हाँ। तो 30 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, और 12वां जो था लगभग उनका 12 12 तारीख के आसपास। 12 फरवरी का है दिन। हाँ, तो उस दिन उनका अस्थि विसर्जन वहाँ पे किया गया। तो इस तरह के कई इतिहास हैं जो आज के लोगों को पता ही नहीं है, और इन इतिहास को बचाने के लिए हमें जो है वो आगे आना होगा, प्रयास करना होगा। बीबीसी राजस्थान इसको लेकर के लगातार आगे भी प्रयास करता रहेगा, ताकि जो है वो ऐसे ही इतिहास के बारे में, बांसवाड़ा के और वागड़ के और ऐसे इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहें, आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये चर्चा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान पर जाएं, वहाँ हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपके पास में भी अगर उस मेले से संबंधित या बेणेश्वर से संबंधित कोई यूनिक जानकारी हो, तो आप हमें ज़रूर साझा करें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहे बीबीसी राजस्थान के साथ। धन्यवाद।